देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस और मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद। नाज़रीन, क्या खूबसूरत कहना है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बेशक पाकिस्तान की मट्टी बहुत जरखेज है। इस मट्टी में पैदा होने वाले नौजवान दुनिया में नाम रोशन करने वाले, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, अपना नाम रोशन करने वाले और अपनी फैमिलीज का नाम रोशन करने वाले बेतहाशा लोग मौजूद हैं। बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने जिंदगी के हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन किया। इन्हीं नौजवानों में आज हमारे साथ मौजूद हैं साद अमीर, जिन्होंने जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया रिसेंटली और 340 में से 339 नंबर लेकर पूरी दुनिया को हैरान किया। तो उनसे आज बात करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, किस तरीके से उन्होंने इतना बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किया और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो क्या टिप्स एंड टेक्निक्स देना चाहेंगे जो जीआरई या जीमैट के लिए तैयारी कर रहे हैं। साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान का फख्र हैं, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और जीआरई के अंदर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए साहब कि जीआरई दर हकीकत है क्या और इसमें आपकी जो करंट अचीवमेंट्स हैं, जो करंट रिकॉर्ड है, वो बुनियादी तौर पर क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन YNN न्यूज़। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। जीआरई है क्या? बेसिकली जीआरई जो है दैट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। अब इसमें होता क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ थ्री थिंग्स। पहली मैथ होती है, दूसरी इंग्लिश होती है और तीसरा एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट होता है जिसको एसए भी कहते हैं। अब जीआरई कितना बच्चा देता है साल में, कितने लोग देते हैं, क्यों देते हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जीआरई जो एक एग्जाम है ना, ये दिस इज दैट कि थाउजेंड्स ऑफ किड्स देते हैं। सो आई थिंक अगर आप इस नंबर रिसर्च पे जाएंगे तो इवन यू विल बी शॉक्ड कि कितना बंदा ये एग्जाम देता है। मतलब यू कांट इवन थिंक कि जितना बंदा ये एग्जाम दे रहा होता है, एंड द फैक्ट कि इतना ये महंगा एग्जाम है $205 का, दैट यू रियली हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। नाउ मूविंग ऑन, आपने मेरे से सवाल ये पूछा कि आपका ये रिकॉर्ड क्या है। तो ये रिकॉर्ड मेरा ये है कि ये जो इंटरनेशनल मेरा रिकॉर्ड है ये है कि मेरा जो इनिशियल स्कोर था वो था 296 आउट ऑफ 340 और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा स्कोर आया वो है 339 आउट ऑफ 340। सो देयर इज अ 43 पॉइंट इम्प्रूवमेंट और अ जंप यू कैन से। प्रीवियसली जब मुझे पता चला एज पर माय नॉलेज वो थी एक बच्ची का जिसका 290 था और अब 321 उसका आया था। सो दैट वाज अ 31 पॉइंट इम्प्रूवमेंट एज कम्पेयर टू माय 43 पॉइंट इम्प्रूवमेंट। बट हैविंग सेड दैट, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। जितना मैं शुक्र अदा करूँ वो कम है कि मुझे इस चीज़ से इन्होंने इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। मतलब आई कुडंट इवन ड्रीम कि ये मेरा ये स्कोर या ये अचीवमेंट मेरी आ। एक्सीलेंट साहब, ये तो बहुत ही एजाज की बात है हम पाकिस्तानियों के लिए भी, खास तौर पे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो जीआरई में एक्सेल करना चाहते हैं या इसके साथ साथ और जो नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, ये जो टेस्ट हैं, उनके अंदर अगर वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, सो यू आर वन ऑफ द इंस्पायरेशन फॉर देम। इसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा साद हमारे ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को ये बता दीजिए कि ये जीआरई जो टेस्ट है ये बेसिकली किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, इसकी अचीवमेंट से क्या हासिल होता है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को इसके बारे में बताइए प्लीज। जी, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। ये काफी बंदा मेरे से ये सवाल पूछा, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर। अब जीआरई जो है वो आप देते क्यों हो? आप जीआरई जो हो ये एग्जाम इसलिए देते हो ताकि आपका मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन हो जाए, पहली बात। सो द टॉप यूनिवर्सिटीज मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर फॉर जीआरई। अब इसकी लॉजिक क्या है कि ये एग्जाम क्यों रिक्वायर करते हैं? क्योंकि देखिए, ये अब ये जो एग्जाम है ये एक इंटरनेशनल एग्जाम है, ठीक है।
तो अब यूनिवर्सिटीज ये तो नहीं कर सकती कि हर कंट्री की जाके रिसर्च करें और रैंकिंग करें और फिर देखें कि क्या जीपीए सिस्टम में क्या नहीं है। देखें, आई वुडंट वांट टू नेम एनी यूनिवर्सिटी, बट लो टियर यूनिवर्सिटी का 4.0 आउट ऑफ 4.0 जीपीए एज कंपेयर टू हाई टियर यूनिवर्सिटी जिसका 3 हो फॉर एग्जांपल, तो आई थिंक वो जो है जो 3 है दैट इज इक्विवेलेंट टू द 4.0 ऑफ द लो टियर यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने क्या किया है, बाय इन्होंने स्टैंडर्ड ये सेट कर दिए कि एक ही बेंचमार्क हो, बिल्कुल एक ही यार्डस्टिक हो, जिस पे हम पूरी दुनिया को, नॉट ओनली पाकिस्तान या एशिया में, पूरी दुनिया को हम जो हैं एक ही लेवल पे आके जज कर सकें। अब इसका फायदा क्या है? अगर आप जीआरई में अटेम्प्ट करके स्कोर ज्यादा कर लोगे, मेरा 339 आया, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये फायदा है। अगर इवन इफ यू स्कोर 310 प्लस, इट इज अ वेरी वेरी डिसेंट स्कोर, एंड द फैक्ट कि आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, ये कोई गारंटी नहीं होती कि मिल जाएगी। एज एवरीवन सेज कि आपकी किस्मत भी है, अल्लाह ताला की देन भी है, और ये भी चीज है कि आपकी बाकी प्रोफाइल, जैसे कि आपके जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाए हैं, जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, जो आपकी बाकी अचीवमेंट्स हैं, वो आपने किस तरह बताई हैं, किस तरह रोल किए हैं, और इंटरव्यू फाइनली कैसे दिया है, एवरीथिंग मैटर्स। बट अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपके चांसेस मतलब एटलीस्ट 70 to 80% ज्यादा बढ़। ग्रेट, ये तो बड़ी जबरदस्त बात की है। अगर इसको मैं आम अल्फाज में अपने ऑडियंस के लिए ये बताना चाहूँ तो जीआरई एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा असेसमेंट टेस्ट है जो पूरी दुनिया में कंडक्ट किया जाता है, खास तौर पे उन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए जो वर्ल्ड टॉप रैंक्ड में फॉल करती हैं। और मास्टर्स और पीएचडी के लिए अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहा हो तो ये जीआरई का एक असेसमेंट टेस्ट होता है जो बच्चों को असेस करता है कि either they fall on their admission criteria or not, or especially for scholarships as well. So am I right? बिल्कुल, एग्जैक्टली दिस इज द केस कि द क्राइटेरिया इज कि आप एक एडमिशन उनका बेंचमार्क होता है, डू यू हिट दैट आफ्टर द जीआरई स्कोर, एंड आपकी बाकी जो क्राइटेरिया हैं कि आपका क्या जीपीए है। सो दिस इज आल्सो वन क्राइटेरिया फॉर गुड यूनिवर्सिटीज। साथ इसी के साथ अभी जो एक मैं एक कंपैरिजन भी देख रहा था, जीआरई इक्विवेलेंट टू जीमैट। सो जीमैट का भी थोड़ा सा हमें बताएं कि जीमैट क्या है और जीआरई से जीमैट किस तरह से मुख्तलिफ है। और ये जो जीआरई का स्कोर है, अगर हम इसको इक्वल स्कोर कंसीडर करें जीमैट के, तो जीमैट का क्या स्कोर बनता है? ये शकील भाई, मतलब एक ऐसा सवाल है जो बहुत कम बच्चा और या बहुत कम लोग मेरे से ये पूछते हैं, और ये जितना इम्पोर्टेंट ये सवाल है, शायद मैं कहता हूँ कि शायद ही कोई और इतना सवाल हो। अब आपने जो ये कंपैरिजन देखा, क्योंकि whenever you research the word GRE, there are millions of articles that say GRE versus GMAT comparison या GMAT क्या है, so people get confused यार ये एग्जाम में डिफरेंसेस क्या हैं। अच्छा, GMAT जो है it is scored out of 800 and GRE is scored out of 340। अच्छा, टॉपिक्स क्या है? एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स हैं, उसमें भी मैथ टेस्ट होगी, उसमें भी इंग्लिश टेस्ट होगी, और उसमें भी एस्से टेस्ट होगा। अब डिफरेंस ये है कि जीमैट जो है वो ज्यादातर तब दिया जाता है जब आप किसी बिजनेस स्कूल में ज्यादातर प्रेफरेबली एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस स्कूल और बिजनेस प्रोग्राम, एमबीए के लिए प्रेफरेंशियली, as compared to GRE, which can be as compared to GRE जो है हर यूनिवर्सिटी, हर एमएससी, कोई भी तरह का मास्टर्स हो, कोई भी तरह का पीएचडी हो, और कोई भी एमबीए भी हो, वहाँ एक्सेप्ट होता है। इसलिए जो आपका अगला सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि आपका ये जो जीआरई का स्कोर है ये जीमैट से क्या इक्विवेलेंट है, ये बात क्यों आती है आपके ज़हन में? ये बात इसलिए आती है क्योंकि एज आई मेंशन्ड बिफोर कि जो जीआरई है वो हर जगह एक्सेप्ट होता है, इवन फॉर एमबीए, जहाँ जीमैट स्पेशली मेड है फॉर एमबीए। तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट कंपैरिजन कर दिया जाता है, जहाँ यूनिवर्सिटीज देखती हैं कि हाँ यार हमारा अगर बेंचमार्क जीमैट है तो इसका क्या जीमैट का स्कोर है। तो मेरा जो स्कोर है जीमैट का इक्विवेलेंट, मतलब मेरा जीआरई में 339 आउट ऑफ 340 है, तो मेरा जीमैट का इक्विवेलेंट स्कोर बहुत अल्लाह का शुक्र है, इट इज 800 आउट ऑफ 800। इट इज अ परफेक्ट स्कोर, एंड आई थिंक मैं ये ख्वाब भी नहीं सोच सकता था आज
कि मैं यहाँ बैठा हूँगा और मैं आपको ये कह रहा हूँगा कि ये मेरा स्कोर है। सो एक बेंचमार्क सेट है जीमैट का भी कि एक मैजिकल 700 कहते हैं कि 700 एंड अबव हो तो आपकी जिंदगी में बहुत सी आसानियां आ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ द एडमिशन प्रोसेस एज कम्पेयर टू जीआरई जो कहते हैं 320 प्लस इज आर मैजिकल फिगर्स। ठीक है, ठीक है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है साद के आपने ये बताया कि जो जीआरई का 339 इज़ इक्विवेलेंट टू 800 ऑफ जीमैट। जी So राइट 800 out of 800, that is, I must say, a magical score, और congratulations again, बहुत बड़ी थैंक यू अचीवमेंट सो है। मच। और आपने जिस तरीके से 339 यानी 339 339 नंबर जो 340 नंबरों में से लिए, दिस इज अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तानीज, फॉर यू, एंड स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इसको आगे बिल्कुल बढ़ाते हुए साथ एक सवाल जो हमारी ऑडियंस या हमारे वो नौजवान, हमारे वो स्टूडेंट जो हमें हमें अभी देख रहे हैं, उनके जहनों में ये सवाल होगा कि आपने इतने कम अरसे के अंदर ये जो इम्प्रूवमेंट की है, जो आपने 43 पॉइंट्स इंक्रीज किए हैं। मोस्टली ये होता है कि लोगों के एक दफा के अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट के अंदर इतना हाई स्कोर नहीं आता। तो आपकी क्या वो मोटिवेशन थी, क्या वो इंस्पायरेशन थी जिसने आपको मोटिवेट रखा कि इस दफा आपने एक बड़ा जंप लेना है और 339 तक पहुंचना है? सो व्हाट वाज द मोटिवेशन देयर? शकील भाई मैं मेरा आज ये स्कोर आ गया 339 आउट ऑफ 340 तो मैं ऐसे ही कहूँ कि मैं मेरा हमेशा से यही ड्रीम थी यही स्कोर लेने की। नहीं मेरा ये ड्रीम थी कि जब मेरा 296 आया था स्कोर तो आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड एंड डिजेक्टेड बिकॉज मैंने तब भी कंसिडरेबली पढ़ा था। मैं ऐसी बोलूँ मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था। मैंने बहुत सारी गलतियां की थी जो मैं आगे बताऊंगा। अब 296 के बाद मैं मोटिवेट कैसे हुआ? मैं एक बहुत डिफरेंट तरह का बंदा हूँ इस सेंस में कि मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो है वो एक्चुअली मोटिवेट करती है और पंप करती है कि यार मुझे लोग कहते थे यार तुम्हारा 296 है तुम क्यों 320 की ख्वाबें देख रहे हो? जैसे मैं आपको बता रहा था 320 मैजिकल फिगर होता है। तो मुझे कई लोगों को ये चीज दिल पे लगती है, मेरे अंदर दिल में तो रहती थी ये बात, बट मुझे एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार मैंने जो है ये नहीं कि मैंने इनको प्रूव करना है, मैंने ये करना था कि मैंने अपने लिए जो है ये अचीव करना था। और मुझे बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं अंदर से नहीं वो होता कि जज्बा आता है बंदे में कि नहीं मैं ये करके छोड़ूंगा, मैं करके छोड़ूंगा। जितना बंदा मैं मुझे डीमोटिवेट करता था, ये कहता था यार डोंट डू इट क्योंकि इट इज स्ट्रेसफुल एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे। आपको बैठना होता है, ब्रेक भी बहुत कम होती है कंसिडरेबली जो आप एग्जाम दे रहे होते हैं, इट इज वेरी टैक्सिंग, इसमें कोई शक नहीं है। और काफी लोग कह रहे थे कि तुम जो हो अब तुम्हारा जो है ये मेंटली तुम्हें इफेक्ट होगी ये चीज। मैं शकील भाई ये कहता था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं कोई गलतियां करूं। मैंने वो बहुत ज्यादा होमवर्क किया और वो होमवर्क करते करते अपनी गलतियों पे लोग मुझे और नेगेटिव कमेंट्स देते रहे। आई डोंट ब्लेम देम क्योंकि 296 बुरा स्कोर था, आई डोंट ब्लेम देम। देते रहे वो कमेंट्स और मैं उनका शुक्रिया अदा आज करना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो मुझे 339 ब्लेस किए वो शायद इसीलिए था कि अल्लाह ताला मुझे ये स्कोर दे के आज इस मुकाम पे पहुंचाना चाहते थे कि नाउ आई हैव अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली आल्सो। आई हैव टू प्रोजेक्ट पाकिस्तान पॉजिटिवली बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा टैलेंट है जो कि उभर के नहीं सामने आता। यही मेरी मोटिवेशन अब जिंदगी में रह गई है। बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने। और ये दिस इज समथिंग न्यू एंड इंस्पिरेशन फॉर रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी यूथ एज वेल, कि जो नेगेटिविटी है, जो हार्ड वर्क है, जो आगे बढ़ने की एक लगन है, वो अपनी नाकामियों से ही सीखा जा सकता है। और नाकामियां ही अगर आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल फॉर पाकिस्तानी यूथ एज वेल। साथ इसके साथ साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के जहन में ये आता होगा, पाकिस्तानी नौजवानों के जहन में भी ये आता है, मेरे भी जहन में ये सवाल है कि आपने ये जो जीआरई के लिए तैयारी की, ये कितने अरसे में की
और इस तैयारी के दौरान आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? शकील भाई, ये मैंने कितनी देर में की, ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैंने कितनी देर में की? 2 महीने में की। ना मैंने ज्यादा पढ़ा 2 महीने से, ना मैंने कम पढ़ा। अब मेरे से फिर अगला सवाल पूछा जाता है कि आपने कितनी देर पढ़ा, मतलब कितनी देर पढ़ा। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट लर्निंग कर्व, एवरीवन हैज अ डिफरेंट बेसिक इंटेलेक्चुअल। मैं ये नहीं कह रहा मेरा बहुत इंटेलेक्चुअल है, मेरा 296 आया था, जो सच बात है वो सच है। जी लेकिन ऑन एवरेज मैं जो कहता हूँ कि रूल ऑफ थंब ये है कि आपने 80 मिनट्स, मतलब 80 मिनट मैथ को देना है हर रोज, जो मैंने किया 2 महीने के लिए। 80 मिनट्स या 80 मिनट इंग्लिश को देना है, जो मैंने किया। और 20 मिनट्स या 20 मिनट वोकेबुलरी को देना है। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसे की तो बात की नहीं इसने। ऐसे जो है आपने आखिरी 1-2 दिन में बस थोड़ा सा पढ़ के दे देना है, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे होते ऐसे में कि आप बहुत बड़ी कहानियां लिख रहे हो या शेक्सपियर बन जाओ। वो आपकी बेसिक लेवल चेक कर रहे होते हैं। मुश्किल चीज क्या है? वो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो मैथ होती है, वो ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एसएसओ। आई वुड एडवाइस 80-80-20 रिस्पेक्टिवली आप फॉलो करें मिनट्स एवरी डे फॉर 2 मंथ्स। कंसिडरिंग आपका पावर प्रेप एक मॉक होता है, उसका डायग्नोस्टिक स्कोर इज अराउंड द 296 टू 300 एरिया। तो अगर वो एरिया में आपका फॉल कर रहा है ना, तो आपको यही करना चाहिए। अगर ज्यादा कर है फिर भी मैं कहूंगा कम से कम यही करना चाहिए, 80-80-20। लेकिन अगर कम कर है तो आपको 100-140 ये आपने करना है ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ग्रेट। साथ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज के सेशन का जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए जानने के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जो जीआरई के टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं या जी मैट के टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, जो इसमें बहुत अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं आपकी तरह, तो उनके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल वो ये है कि क्या वो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो हमें अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किस तरीके से कम वक्त में क्या वो टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करके एक बहुत अच्छा जीआरई या जी मैट का स्कोर ला सकते हैं। तो प्लीज जरा हमारे ऑडियंस को टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताइए। जी, मैं जरूर टिप्स एंड ट्रिक्स का बताऊंगा और टेक्निक का बताऊंगा, क्योंकि एवरीवन, अगर मैं भी किसी की जगह होता और किसी का ये इम्प्रूवमेंट आई होती, तो मैं कहता यार मुझे शॉर्टकट बताओ या मुझे वो चीज बताओ जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। जी अब ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं ये एक ही सोल्यूशन है इस चीज का, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है? मतलब लोग क्या करते हैं, और मैं भी 296 के टेंथ पे करके गया था, 5,000 वर्ड याद करके गया, बल्कि 8,500 वर्ड याद करके गया मैं, 5,000 भी नहीं। वोकेबुलरी के लिए क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, मैथ के, इंग्लिश के, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और मतलब बस अंधाधुन करते जाओ, पागल होते जाओ, ना अपने दोस्तों से मिलो, ना स्पोर्ट्स खेलो, ना कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो, ना फैमिली से मिलो। बस ये मैं करता गया। होता ये है कि आप ये जो क्वेश्चंस करते जाते हैं ना, ये आप एक गलत डायरेक्शन में इसलिए जाते जाते क्योंकि क्वेश्चन जो ऑफिशियल है ना, ईटीएस जो टेस्ट मेकर इटसेल्फ है, वो बहुत थोड़े से हैं। उसके बाद आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी तो आपको कोई थर्ड पार्टी रिसोर्स यूज करनी होगी। अब वो थर्ड पार्टी रिसोर्स हो सकती है या तो मैनहट्टन की हो सकती है, या कैपलैन की हो सकती है, या मगूश की हो सकती है। वो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज दे आर डिसेंट, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट जो ऑफिशियल ईटीएस के जो क्वेश्चंस हैं ना, उसको कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। या आप इस चीज से समझ लें कि अगर कोई कर सकता था ना ये क्वेश्चंस का वही स्टैंडर्ड बना सकते थे ये थर्ड पार्टी रिसोर्सेज, तो आज ईटीएस का एग्जाम ईटीएस ना कंडक्ट कर रही होती, ये थर्ड पार्टी रिसोर्स कंडक्ट कर रही होती। जहाँ के तो पहला तो मेरा टिप है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व ना करें, आप बल्कि कंसंट्रेट करें कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अब इसका क्या मतलब है कि अप्रोच कैसे करना है? लोग कहते हैं ठीक है अब हमें समझ तो आ गई अप्रोच, लेकिन अप्रोच क्या होती है? अप्रोच ये है आपकी कि आपने जब पहली दफा क्वेश्चन सॉल्व किया, आप बिल्कुल जैसे आपको नजर आ रहा है वैसे करें, ठीक है? जैसे जब आप रिव्यू करने लगे, मतलब रीचेक करने लगे, सो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ ट्रैप। आप ये सोचें कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई चीज छुपी हुई है। पहले जब आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि ट्रैप है, तब आप कंफ्यूज होंगे।
लेकिन जब आप रीचेक करें और फिर ट्रैप का सोचेंगे ना, तो ये लोगों को पता है, सब कॉन्शियसली माइंड में होता है, लेकिन कभी भी कॉन्शियसली नहीं सोचते। कॉन्शियसली आप ये सोचें कि ये ट्रैप है एक रीचेक करते हुए, तो आप प्लीज इसको इस तरह देखें कि ये एक आपको फंसा रहे हैं एक क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक एग्जाम है ही फंसाने का। वो आपको ये नहीं चेक कर रहे होते कि आप कितने 30 मार खाना, ये वाला चला रहे होते हैं कि हमने कोई चीज अंदर हेरा फेरी की, आप पकड़ सकते हो। और जिंदगी में भी यही होता है कि अगर कोई हेरा फेरी हो रही है, आर यू स्मार्ट इनफ टू कैच दोस लूप होल्स, आर यू? सो दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। नाउ आई वुड से ऑफिशियल गाइड्स वगैरह करें, आपने ये थर्ड पार्टी रिसोर्सेज नहीं करनी। मेरे से ये भी लोग पूछते हैं कि प्लान बता दें, मैं चलें आपको बता देता हूँ यहाँ कि प्लान क्या करना है। एक मैं आपको जेनेरिक सा प्लान देता हूँ जो मैंने भी फॉलो किया था, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ चीज है, मैंने भी बहुत ज्यादा होमवर्क किया इस पे। आपने मैथ के लिए आई वुड से मगूश की वीडियोस देखनी है, ठीक है, फॉर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं? वो आपने करने ईटीएस जीआरई की बिग बुक। ये किसी को भी नहीं पता क्यों, क्योंकि ये बुक आई थी 1990 में, ठीक है, वो उसके बाद होगी बंद, अब किसी के पास है नहीं। तो लेकिन लोग अगर गूगल करें, होमवर्क करें, तो हर चीज मिलती है इंटरनेट पे। आजकल इंटरनेट का जमाना है, 2020, सब कुछ मिलता है। बात ये आप होमवर्क करें, ठीक है, आप उस बुक से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस भी क्या करें, जो 40% डिफिकल्टी लेवल से कम है ना, वो करें। क्योंकि इसका मतलब है 40% अवाम ने वो क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ ठीक किए, इसका मतलब है वो क्वेश्चंस गलत, क्वेश्चंस मुश्किल हैं, क्योंकि 40% कर रही है 100 में से, तो 60% तो गलत कर रही है। एक तो ये आपने मगू से कॉन्सेप्ट सीख लिए, ईटीएस बिग बुक से क्वेश्चंस कर लिए, फिर ईटीएस की ऑफिशियल गाइड से भी क्वेश्चंस कर लिए। ये हो गया मैथ। फॉर इंग्लिश, कोई थर्ड पार्टी रिसोर्स अगर आपने यूज की, तो आपका मजाल है कि स्कोर अच्छा आ सकता है। मतलब आई एम सेइंग दिस कि 80% अवाम का नहीं आ सकता, जिनका आता है दे आर जीनियसेस, वैसे भी उनका वैसे भी आना होता है। सो दे हैव बीन रीडिंग बुक्स, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, एंड द फैक्ट के उनको हिट ही क्वेश्चन ऑन अ डिफरेंट लेवल करता है। आई एम नॉट दैट सॉर्ट, सो दैट इज द रीजन अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई एम गोइंग वायरल, इज दैट पीपल कैन रिलेट विद मी कि एक बच्चा जिसने सीधा स्कोर मार लिया हो फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा, तो वो लोग कहते हैं ये इसका तो आना ही था, ये तो जीनियस है यार, इसका तो आना ही था। मुझे लोग कहते हैं यार ये बच्चा 296 से इसने किया, तो यार हाँ इसकी चीज फॉलो करो, क्योंकि ये भी हमारे जैसा ही है। और मुझे ये चीज में फख्र है, फख्र मैं महसूस करता हूँ कि मेरा 296 आया है, जिससे लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं। और अब आई वुड लाइक टू मेंशन कि आई एम गिविंग गाइडेंस फॉर फ्री। तो हमारा कल से सेशंस भी शुरू हो रहे हैं फॉर फ्री। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ, तो एक तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि यार आपने रिप्लाई कर दिया। पता नहीं मुझे ये चीज़ पे बहुत अजीब लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि वी डिडंट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फ्रॉम यू। पहली बात ये कि हम कोई बहुत बड़ी वो तोप चीज़ तो नहीं बन गए। अल्लाह करे मैं हमेशा हम्बल रहूँ, नो एरोगेंस कम्स। दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत ज़्यादा ये रिलेट कर सकते हैं, जो भी मैं चीज़ कहता हूँ, कहते हैं इस तरह का हमें गाइड नहीं किया, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आप किसी से भी जाके पूछ लें। सो आई रिसीव अराउंड 600 टू 700 क्वेरीज, नॉट कांग्रेचुलेशंस तो करते ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी अवाम सपोर्ट तो हमेशा करती है, सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट देम। बट वो साथ हमेशा कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और उनका राइट है, क्योंकि इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी नाउ। तो मैं जब क्वेश्चन आंसर करता हूँ, तो रोज मैं रात को मिनिमम 100 डायरेक्ट मैसेजेस पे छोड़ के आता हूँ सुबह, रात को, और फिर सुबह जब उठता हूँ तो वापस 700 800 हुआ था। साथ इसी से कनेक्टेड सवाल ये भी है कि टेस्ट वाले दिन आप हमारी ऑडियंस को या जीआरई कैंडिडेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टिप्स एंड टेक्निक्स? क्या उन्हें बताना चाहेंगे कि टेस्ट वाले दिन उनको क्या टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करनी चाहिए? देखें, एक दिन पहले तो आपने पढ़ना ही नहीं है, मतलब एक दिन पहले पढ़ना ही नहीं है। चाहे आपको लग रहा है कि मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं आता, चाहे आपने सिर्फ 3 दिन तैयारी की, आपने फिर भी एक दिन पहले नहीं पढ़ना, क्योंकि जो बंदा कहता है मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, आपके मेंटली आपको काफी ज्यादा वो एग्जॉस्ट करती है चीज कि आपने एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश की फॉर एग्जाम्पल, वो गलत हो गया, आपका सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, तो आपने वो नहीं करना। दूसरा, आपने आपको जो सूट करते हैं, अब 2 तरह के टाइम होते हैं, या आप सुबह 9 बजे दे सकते हो, या दोपहर जो है 1 बजे दे सकते हो। तो आपको जो सूट करता है, आप उस लिहाज से स्केड्यूल तो करो, लेकिन नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सुबह करता था, तो मैं जो क्या करता था, मैं तो सुबह शाम 8 बजे तो मैं सो चुका होता था, और मैं उठता आराम से था सुबह 5:30 6, और पढ़ता नहीं था, मैं फिर एक्सरसाइज करने जाता था,
क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुलता है, इस चीज़ से आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे साइंटिफिकली प्रूवन कि आप उस दिन पढ़ने पे बैठ जाओ, भाई एग्ज़ाम ही इतना लंबा है और टैक्सिंग है, आप वहाँ क्या करोगे? क्यों अपने मेंटली आप कंज़्यूम करोगे अपने आप को? मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ, जो समझते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है, जो नहीं समझते दैट इज़ देयर पर्सनल डिसीजन आल्सो आई वुड से एंड देयर पर्सनल चॉइस, बट ये मेरी रिकमेंडेशन है। तीसरा ये कि आप नाश्ता सही तरह करके जाएँ, ये एक छोटी-सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चौथा ये लोगों को नहीं पता, वो पासपोर्ट नहीं लेके जाते। सही है, वो पासपोर्ट ही लेके जाते हैं और आपको वो कहते हैं हम, क्योंकि टेस्ट में आपके पास 5 मिनट होते हैं जब एंटर हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते आपके, क्योंकि यूएस से मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो आपको या तो पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, या अगर पासपोर्ट नहीं है तो स्मार्ट कार्ड, आई एम नॉट सेइंग पुराना वाला सीएनआईसी, स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, वरना आप टेस्ट के अंदर एलिजिबल हो ही नहीं। ठीक है। और जब टेस्ट के लिए साथ बैठ जाते हैं तो वहां पे कोई, अगर आप कोई ऐसी टिप एंड ट्रिक देना चाहें ड्यूरिंग द टेस्ट, वो अगर आप कोई शेयर करना चाहें तो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर आवर ऑडियंस। जी, जी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं यार तुम शॉर्टकट्स तुम्हें बहुत अच्छे आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि देखिए, शुरू होता है आपका एग्ज़ाम एसे से, सही है? तो एसे जो है वो आपने कीबोर्ड पे टाइप करना होता है। तो जब आपने टाइप करना होता है एसे पे, तो कोशिश करें आप एंड में एग्ज़ाम हॉल पे एंटर होएँ, ठीक है? बाकी बच्चों को पहले जाने दें। क्यों मैं ये कहता हूँ? मैं इसलिए ये कहता हूँ क्योंकि जब आप जा रहे होंगे ना, तो लोगों का एसे खत्म हो रहा होगा, तो टक-टक जो कीबोर्ड पे होता है उससे आप इरिटेट होते हो। तो जब तक आप अपना ऐसे खत्म करोगे, आप तो सुकून में होगे, और आप सोच सकते हो, सोच आराम से सकोगे। दूसरा ये कि आपको हर सेक्शन के बाद 1 मिनट की ब्रेक मिलती है। डू नॉट स्टेयर एट द स्क्रीन इन दैट ब्रेक, आई एम अगेन रिपीटिंग, डू नॉट, क्योंकि आपकी आंखों पे इतना स्ट्रेस पड़ता जाता है, आप नीचे देखें, मतलब आप इस तरह बस रेस्ट करें और मेरा ख्याल है अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि बस जो मैं करता जा रहा हूँ, वो मैं ठीक करता जा रहा हूँ। तीसरा ये कि एक एक्सपेरिमेंटल सेक्शन होता है जीआरई के एग्ज़ाम में, आप दैट मीन्स कि कोई वो एक सेक्शन काउंट नहीं होता एग्ज़ाम के बीच में, और वो ऐसा फेंकते हैं ये सेक्शन, ये जो काउंट नहीं होता, कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? ये बहुत आसान होता है, तो आपको लगता है यार अगर तो बहुत मुश्किल है तो आपको वैसे ही नहीं समझ आता, और अगर बहुत आसान है तो आपको लगता है कि यार मैं तो कुछ पीछे ठीक नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे आसान सवाल दे रहे हैं अब, क्योंकि ये सेक्शन एडेप्टिव टेस्ट है। आपने ये सोचना ही नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल है या नहीं है, जस्ट डू एंड सॉल्व ईच क्वेश्चन एज इट कम्स। तो वो जो नहीं कहावत कि क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, जब टाइम आएगा तो सोचेंगे, अभी क्वेश्चन करो उस तरह। फिर जो 10 मिनट की ब्रेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट की ब्रेक आपको मिलती है तकरीबन 3 सेक्शन के बाद। वहां आप जाके बाय खाना होता है वो खाएं, और थोड़ा यू कैन स्ट्रेच, यू कैन डू एनीथिंग, बट डू नॉट यूज मोबाइल फोन और एनीथिंग, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। व्हेन यू कम बैक टू द एग्जाम आफ्टर द ब्रेक, व्हाट यू डू इज कि आप जो हैं फिर से ये, क्योंकि लोग बस उनके माइंड में होता है यार एक्सपेरिमेंटल सेक्शन कौन सा था, ये इस पे ना सोचें, वापस आए। आपने वापस एज ए न्यू पर्सन आपने स्टार्ट करना है कि हाँ अब ये मेरा एक नया इम्तिहान है, पीछे की चीज भूलते जाएं, मतलब आपने करना ही नहीं है। और एक और ट्रैप जो ईटीएस करती है वो ये करती है जीआरई वाले, कि आपको आपने कैलकुलेटर होता है ऑनलाइन, वो ऑन ऑन स्क्रीन नॉट ऑनलाइन, उस पे क्लिक कर, अब लोग माउस से यूज करते हैं, उसको माउस से ना यूज करें, उसको कीबोर्ड से यूज करें, क्योंकि कीबोर्ड से जल्दी टाइप होता है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो आप कीबोर्ड से करें, क्योंकि वो जल्दी टाइप होती हैं चीजें, और जल्दी, क्योंकि गेम सारा, मतलब सारा का सारा इम्तिहान इस एग्जाम में ये नहीं है कि क्वेश्चन सही सॉल्व करें, ये है कि क्या तुम टाइम के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं, और टाइम के अंदर वो ट्रैप पकड़ सकते हो या नहीं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। साद, बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपने शेयर की हमारे ऑडियंस के साथ, पाकिस्तानी नौजवानों के साथ जो जीआरई, जी मैट या इस तरह के टेस्ट जो हैं वो तैयारी करना चाहते हैं और उनके अंदर बहुत अच्छे और मैजिकल मार्क्स लेना चाहते हैं। आखिर में साद, आप पाकिस्तानी हमारे जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, हमारी गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज गो अहेड। जी, मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप जो ये कौम जो है बहुत बहुत टैलेंटेड है, ठीक है? और ये मुल्क में इतना टैलेंट, आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, जितने फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान से आते हैं क्रिकेट में, इट इज़ एक्चुअली अ मिरेकल, ठीक है? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेजेंड्स एंड देन मूविंग ऑन टू वसीम अकरम, वकार यूनिस, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्ज़ाम्पल। इस तरह हर शोबे में इतना टैलेंट है।
इसको गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, नॉट ओनली द एजुकेशन सेक्टर बट ऑल सेक्टर्स। और मैं तो यहाँ आज आ गया, मेरी किस्मत थी, खुशकिस्मती थी, अल्लाह का शुक्र था मैं आ गया। मैं ये बोलूँगा कि मेरे से पहले कितने टॉपर्स होंगे मैट्रिक में, एफएससी में, क्या कुछ में नहीं, उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनको मोटिवेट करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उनको इमोशनली सपोर्ट करें। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ देखें आज मैं हूँ, कल को कोई और होएगा और पहले कोई और जा चुका है जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिली होगी, प्लीज़ आप उसको ये करें। एजुकेशन तो वैसे भी एक बहुत-बहुत अच्छा सेक्टर है एंड आवर प्राइम मिनिस्टर मतलब ही प्रायोरिटाइजेस आल्सो कि यार हाँ एजुकेशन पे होना चाहिए एंड इट्स नॉट ओनली आवर प्राइम मिनिस्टर, पूरा वर्ल्ड ये करता है कि एजुकेशन पे हाँ कंसंट्रेट करना चाहिए। और दूसरा जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि मैं बच्चों को क्या बोलूँगा, मैं ये कहूँगा यार कि जो बंदा आपको कहता है कि नहीं कर सकते ना ये एग्ज़ाम, आप ये सोचो कि मेरा जैसा बच्चा जिसने 296 लिया और अब 339 लिया, ये एक चीज़ तो साबित होगी कि मैं जीनियस तो था नहीं, क्योंकि वरना 296 तो आता है नहीं, शुरू में मैं 320 प्लस मार लेता। पहली बात ये कि मेरा जैसा बच्चा मार सकता है तो कोई भी दुनिया का बच्चा मार सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है, जीनियस हो ना हो दैट इज़ इर्रेलेवेंट। मेहनत करो, बस मेहनत करो, डू योर रिसर्च। लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में ना आओ, अपनी रिसर्च करो, लोगों के ओपिनियन ज़रूर लो बट फ़िल्टर इट आउट। कैसे फ़िल्टर करोगे? डू योर होमवर्क एंड देन फ़िल्टर इट आउट। जो अच्छा ओपिनियन है वो लो, जो आपको अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना लो। कॉन्फिडेंस ही आप में तब आता है जब आप खुद अपने आप पे करते हो यकीन कि हाँ यार मैं खुद करूंगा, मैंने रिसर्च की भी है। रिसर्च लोग क्यों करते हैं, इतने डिपार्टमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों होते हैं? इसलिए कि वो क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। इस तरह आप अपनी खुद ही क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ, लोगों के ओपिनियंस लो, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत डाइवर्स माइंड्स होते हैं लोगों के, लेकिन बातों में ना हो और डीमोटिवेट जितने लोग करते हैं उससे और पंप हो और जज्बा लो कि मैं करके दिखाऊंगा अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। जी बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से और वी आर वेरी थैंकफुल एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, साथ ने अपनी अचीवमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। करक्स ये है कि क्या खूबसूरत कहना है, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो यही यकीन पैदा करने की एक ज़रूरत है, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। और जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये ज़ौक़े यकीन पैदा होता है तो फिर कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं रहती। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में एक नए एक्सपर्ट एडवाइस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।